अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। नाज़रीन, दो अहम इशू पे आज बात करूंगा। एक तो ये कि मरीम नवाज़ साहिबा ने पीडीएम के इजलास के बाद जो स्टेटमेंट दिया है वो स्टेटमेंट बहुत अहम है। शायद बहुत सारे लोगों ने उस स्टेटमेंट को पढ़ा हो, नहीं समझ सके हों, जो अखबारात में आया और बहुत कोने में आया, मेन पेज पे आया, लेकिन शायद उसको इतना फोकस नहीं किया हो। लेकिन जिन लोगों ने मेरी कंटिन्यूएशन में वीडियो देखी है, जो 3-4 वीडियो मैंने अभी पिछी वो फ़ौरन समझ गए होंगे। और ये बातें मैं पहले ही बता चुका था जो मरीम नवाज़ ने वहाँ स्टेटमेंट दी है, और उसकी एक बहुत ज़बरदस्त डायरेक्शन है। और उससे पहले कि मैं इस डायरेक्शन के बारे में बताऊं, थोड़ा सा पहले आ जाइए, मैं ये बता दूं कि पीडीएम का इजलास हफ्ते को होना है। तो भी जुमे को शहबाज शरीफ साहब, जो कि इस वक्त कहा जा रहा है कि मुफाहमत के खिलाड़ी हैं और इस्टेब्लिशमेंट और पीडीएम के दरमियान मुफाहमत कराना चाहते हैं और वो एक बड़ा रोल अदा कर रहे हैं, उनकी मुलाकात एक दिन पहले मौलाना फजल रहमान साहब से होने की क्या वजूहत है? जबकि दूसरे दिन जो है वो सरबराही इजलास में मौलाना फजल रहमान साहब से उनकी मुलाकात तो होनी थी, और मौलाना फजल रहमान साहब की तबीयत के हवाले से वो पहले ही फ़ोन पे बात कर चुके थे। तो इसमें आखिर क्या एक दिन पहले मुलाकात? तो एक दिन पहले मुलाकात का मतलब ये था कि मौलाना फजल रहमान, मियाँ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ तीनों एक पेज पे आ जाए, पहले ही डिस्कस हो जाए। जो एजेंडा तय होना है आपके मेन पीडीएम के इजलास में, वो यहाँ पहले डिस्कस हो चुका है और यहाँ ये बात तय हो गई थी कि क्या होना है। इसमें मौलाना फजल रहमान साहब, शहबाज शरीफ और मियाँ नवाज शरीफ तीनों ऑन बोर्ड हैं, और मौलाना फजल रहमान साहब ऑन बोर्ड हैं तो फिर बाकी 9 जमातें भी ऑन बोर्ड हैं। अब आइए कि मरीम नवाज साहिबा ने क्या कहा था। मरीम नवाज साहिबा ने कहा था कि मुफाहमत की सियासत नहीं होती अगर मुज़ाहमत नहीं होती। बड़ी बात की उन्होंने। अगर आप मेरे वीलॉग्स देख लें तो मैंने आपसे कहा था कि देखें, अगर ये मुज़ाहमत की सियासत मरीम नवाज ना करती तो 2 काम नहीं होता। एक, जो PMLN ज़मीन से निकलकर आसमान की तरफ गई है और जितनी तेज़ी से ऊपर उठी है, उन्होंने मुज़ाहमत की सियासत की, बड़ी दिलेरी की सियासत की, बड़ी जोशीली तकरीर की, नपीतुली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और अपनी सियासी मुदब्बराना जो है वो उनका तरीक़ेकार की बुनियाद पर और एग्रेसिव सियासत की बुनियाद पर ना सिर्फ वो उन्होंने PMLN को ऊपर उठाया, वर्करों को उठाया पंजाब में, पूरे मुल्क में, बल्कि वो एक कौमी लीडर भी बनी। लेकिन इसके साथ साथ एक और काम हुआ, और वो ये हुआ कि इस्टेब्लिशमेंट इस जगह पे आई कि वो अपना मुफाहमत करने पे पहुंची। बिल्कुल सही कह रही है मरीम नवाज साहिबा। अगर मुज़ाहमत की सियासत नहीं होती तो शायद मुफाहमत की सियासत के लिए इस्टेब्लिशमेंट आगे नहीं बढ़ती। तो उनकी वो बात, मेरी वो बातें आप देख लें जो मैंने उनसे कहा था कि इस तरीके से मरीम नवाज साहिबा की मुज़ाहमत है, इस्टेब्लिशमेंट इसलिए आगे बढ़ी है और मुफाहमत हो रही है। तो कल मरीम नवाज साहिबा ने उसमें मोहर लगा दी, और मैंने कहा था कि दोनों मुज़ाहमत और मुफाहमत दोनों लेके चलेगी पीडीएम। तो आपने पीडीएम के उसमें फ़ैसले में सुन लिया, जिस तरह मैंने बताया कि शहबाज शरीफ को टारगेट दे दिया गया कि जाइए पार्लियामेंट में आप जो चाहें करें, पीपल्स पार्टी से डील करें, ANP से डील करें, और इस तरीके से आप पार्लियामेंट में पार्लिमानी सियासत करें और इस हुकूमत को चलता करें। दूसरी तरफ मुज़ाहमती सियासत के लिए भी उन्होंने जल्द से जुलूस का ऐलान कर दिया है, और ये सियासत जो है वो भी जारी रहेगी। तो मैंने कहा था ये दोनों को लेके आगे चलेंगे। अब यहाँ एक बहुत अहम बात आज आपको बताता हूँ, और वो ये बताता हूँ कि क्या PMLN की सियासत या पीडीएम की जो सियासी तरीक़ेकार है उसमें कोई झोल है या बड़ी अक्लमंदी से किया है उन्होंने। तो मैं आज आपको बताऊं कि बड़ी अक्लमंदी से PMLN की ये सियासत आगे चली है। किस तरह कि एक तरफ वो मुज़ाहमत की सियासत कर रही हैं और उसके सामने मरीम नवाज साहिबा खड़ी हैं, दूसरी तरफ PMLN ने एक मुफाहमत की सियासत शुरू की है जिसके साथ शहबाज शरीफ साहब खड़े हैं, और इन दोनों को पीडीएम कवर कर रहा है, यानी मौलाना फजल रहमान और 9 जमातें कवर कर रही हैं। अब अगर फर्ज कीजिए मुफाहमती सियासत की बुनियाद पर इमरान खान साहब की नाअहल नाकारा हुकूमत का खात्मा होता है, तो फिर ये क्रेडिट किसको जाएगा? शहबाज शरीफ को। शहबाज शरीफ कौन है? वो शहबाज शरीफ पीडीएम का हिस्सा तो हैं, लेकिन क्या है वो PMLN के सदर हैं। तो इसका मतलब है ये क्रेडिट PMLN को जाएगा, और PMLN किसका हिस्सा है?
पीडीएम का है और मौलाना फजल रहमान साहब की मुकम्मल आशीर्वाद है, यानी मौलाना फजल रहमान साहब इन बोर्ड है, नवाज शरीफ साहब इन बोर्ड है, तो ये क्रेडिट भी पीएमएलएन को जाता है, पीडीएम को जाता है। फर्ज कीजिए कि शहबाज शरीफ साहब की मुफाहमत के बजाय मरियम नवाज साहिबा जो मुजाहमत के साथ चल रही हैं और जल्द से जुलूस और दूसरी चीज़ें आने वाली हैं, उसके ज़रिए अवामी तहरीक पैदा होती है, अवामी ताकत मोबलाइज होती है और बड़ी ताकत बन जाती है और ये हुकूमत का खात्मा होता है उस प्रेशर से, तो फिर क्रेडिट किसको जाएगा इस मुजाहमत का? मुजाहमती सियासत को। और मुजाहमती सियासत को अगर क्रेडिट जाता है तो गोया किसकी तरफ क्रेडिट गया? आपके मरियम नवाज कौन है? वाइस प्रेसिडेंट है पीएमएलएन की, नवाज शरीफ साहब की बेटी हैं और पीडीएम का हिस्सा है। आप देख रहे हैं आज भी वो आ रही हैं पीडीएम के सदूर के इजलास में। तो गोया मुजाहमती सियासत के जरिए इमरान खान साहब की हुकूमत जाए तो भी पीएमएलएन और पीडीएम को क्रेडिट जाएगा, और दूसरी तरफ मुफाहमती सियासत के साथ, तरीक़ेकार के साथ अगर इमरान खान की हुकूमत का खात्मा किया जाता है तब भी पीएमएलएन पीडीएम को जाता है। ये बात यहाँ पे रोकता हूँ। और एक और अहम बात इसमें आगे बताऊँगा मैं कि इसको, ये चीज़ें अभी किस तरीके से, जो चीज़ें हिडन है वो मैं बताऊँगा जो मीडिया टॉक्स में नहीं लाई गई हैं। आते हैं ज़रा कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जनाब इकॉनमी बेहतर हो गई है, इकॉनमी बेहतर हो गई है और 3.9 हो गया है जीडीपी, और ये देखिए वो हो गया, और इनके वज़ीर भी कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जो है वो शौकत तरीन अभी आए हैं, उससे पहले हफीज़ शेख थे। अगर वाकई इकॉनमी अच्छी थी तो फिर हफीज़ शेख को क्यों निकाला इमरान खान साहब? तो मैं यहाँ जो आम समझने वाले हैं उनको कुछ बातें बताना चाहता हूँ जो लोग नहीं बताते। मीडिया में बैठे हुए लोग जो हुकूमत के प्रेशर में हैं या हुकूमत के हाथों मजबूर हैं या पेड हैं, वो पेड जो है वो आपके एनालिस्ट को उठा के जो मईशत को डील कर रहे हैं, क्योंकि आजकल एक माशी माहिर आ रहे हैं जो कहा जा रहा है कि जी इमरान खान के पास गए थे अपनी कंसल्टेंसी की सपोर्ट के लिए और इमरान खान साहब ने उनको सपोर्ट किया, जिसकी बुनियाद पर अब वो मीडिया में बैठकर उस जगह पे जो मीडिया के इमरान खान के या पीटीआई की सपोर्टिव मीडिया ग्रुप्स है, वैसे तो सारे ही ग्रुप्स हो गए हैं, चंद को छोड़ के सारे के सारे दबाव में हैं, वो बेचारे करते हैं। लेकिन कुछ एंकर ऐसे हैं जो बिल्कुल ही क्लियर कट उनके नुमाइंदे वहाँ बैठकर वो मईशत को बहुत ऊपर कह रहे हैं। लेकिन मैं बताता हूँ अभी क्या सूरत हाल है। दूसरी तरफ जो है वो ये कि फिर हफीज़ शेख को नहीं निकालना चाहिए था, क्योंकि उनकी कारकर्दगी थी। इमरान खान साहब ने ये कह के उनको फारिग कर दिया कि जी आप तो बिल्कुल ही हमारी 3 साल में मईशत बढ़ा दिया। अगर वाकई ये 3.9 जीडीपी हो गया है और वो आप कह रहे हैं कि जनाब ये तो खुद वजीर आजम को नहीं पता, वो कह रहे हैं कि जनाब अपोजिशन को भी नहीं पता, तो आइए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ जो बहुत ही आम है, आम लोगों के लिए समझने के लिए, कि देखिए इकोनॉमी एक अलग चीज़ है और स्टैटिस्टिक्स एक अलग चीज़ है। ये समझ लीजिए, स्टैटिस्टिक्स कंट्रोल है हुकूमत को, ये हुकूमती इदारे हैं, हुकूमत डंडा करेगी, स्टैटिस्टिक्स अप हो जाएगी, डाउन हो जाएगी, 4 होगी तो 3 हो जाएगी, 3 होगी तो 2 हो जाएगी। ये हुकूमत के कंट्रोल में है, इसको कहते हैं स्टैटिस्टिक्स। और इकोनॉमी जो है वो हुकूमत के कंट्रोल में नहीं है, वो प्रैक्टिकली नज़र आती है। तो ये 2 फ़र्क है, ये बात समझिएगा। सवाल ये है कि आपने स्टैटिस्टिक्स को तो ऊपर ले आए, और क्यों लाए हैं वो मैं बताऊंगा, लेकिन इकोनॉमी कहाँ खड़ी है? इकोनॉमी किसे कहते हैं? इकोनॉमी कहते हैं पाकिस्तान के या किसी भी मुल्क के आवाम के मुआशी हालात को, क्या है वहाँ बेरोज़गारी का क्या हाल है, वहाँ पे गुर्बत का क्या हाल है, वहाँ पे महंगाई का क्या हाल है। तो अब आप आइए कि पाकिस्तान की इकोनॉमी क्या, इस स्टैटिस्टिक्स को जो पाकिस्तान की हुकूमत दे रही है, जो उनके कंट्रोल में ऊपर नीचे कर सकते हैं, वो एक जैसी, अगर एक जैसी है तो फिर ज़बरदस्त आपकी इकोनॉमी भी है, स्टैटिस्टिक्स भी है। लेकिन अगर दोनों मीट नहीं कर रही तो इसका मतलब है हुकूमत प्रेशर से स्टैटिस्टिक्स लाई है और लोगों को बेवकूफ़ बना रही है, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स तो लोग नहीं समझते। अब आइए असल इकोनॉमी क्या होती है, मईशत। आइए दाल है, दाल मसूर हो, दाल आपके माश हो, या सब्ज़ी हो, या गोश्त हो, या अंडे हो, या फल हो, या आपके मछली हो, या आपके क्या कहना चाहिए मटन हो, या आपके आटा हो, केरोसिन तेल हो, बिजली का बिल हो, गैस का बिल हो, या पेट्रोल हो,
ये 100 से 400% जो है वो आपके इंक्रीज हुआ है। 100 से 400%, कोई 400% है तो कोई 100% है। मेजॉरिटी 400%, 350% इंक्रीज है। अगर आप देख लें, आप चीनी का भाव देखें तो जो पहले 40 थी वो अब जो है वो 95 पे है। इसी तरह बेरोजगारी जो 2018 में 35 लाख थी, वो बेरोजगारी 2 साल में 1 करोड़ 17 लाख हुई और आज तकरीबन 1 करोड़ 75 लाख तक पहुंच गई है। डॉलर्स का रेट देख लें आप, 2023 उन्होंने 123 पे उठाया था 2018 के इलेक्शन के बाद, उसके बाद आज 155 पे पहुंचा हुआ है। तो आप ये बताइए, इन्होंने कहा था, तो मेरा कहने का मतलब है कि ये कह देना बहुत आसान होता है कि जी आपका जीडीपी 3.9 हो गया है। ये स्टैटिस्टिक्स है, ये स्टैटिस्टिक्स है, लेकिन स्टैटिस्टिक्स इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी। इकोनॉमी है। आज एक बैंकर है, वो लेन देन और कैलकुलेशन बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं और आ गई स्टैटिस्टिक्स। और अगर वाकई ये स्टैटिस्टिक्स बहुत अच्छी थी तो ये आज की पैदावार तो नहीं है ना भाई। ये एक दिन में शौकत तरीन ने तो नहीं किया है, ये हफीज शेख ने किया है। तो इमरान खान साहब बुलाएं उनको, गले लगाएं, उनको क्रेडिट दें। क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि उनको कुछ नहीं पता इमरान खान साहब को। उनसे कोई पूछे कि स्टैटिस्टिक्स क्या है और इकोनॉमी क्या है, कम से कम हम जैसे एंकर के पास आके वो जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, कोई इकोनॉमिस्ट ही है, इकोनॉमिस्ट जो पाकिस्तान के असल हैं, उनसे पूछिए। वो पाकिस्तान के असल इकोनॉमिस्ट आपको बताएंगे कि इकोनॉमी कहाँ खड़ी है और स्टैटिस्टिक्स कहाँ है। और ये स्टैटिस्टिक्स जो है वो आपके हुकूमत के कंट्रोल में होती है। पिछली हुकूमत ने भी आगे पीछे करके दिखाया था। इस हुकूमत ने तो बहुत तेजी से आगे किया है। आखिर 3 साल में क्यों नहीं किया स्टैटिस्टिक्स? आप कहेंगे उसमें भी कर सकती थी। हाँ, 3 साल में इसलिए नहीं किया कि अब इस हुकूमत को यकीन हो गया है कि जनरल इलेक्शन आने वाला है, इलेक्शन में जाना है ही जाना है, हुकूमत ने जाना ही जाना है। तो कुछ लेके तो अवाम के पास जाएं कि देखें जनाब, हमने मईशत का यह हाल कर दिया था और हमारी छुट्टी कर दी गई या हमने असम्बली तोड़ दी। तो कुछ लेके तो जाएं। बीच में उन्हें यकीन नहीं था कि हुकूमत जाएगी, आज उनको यकीन हो गया है कि उनकी हुकूमत जारी है। और मैं ये बात इसलिए यकीन से कह रहा हूं कि ये स्टैटिस्टिक्स इसलिए लाया गया है कि आवाम को कुछ ना कुछ जनरल इलेक्शंस में जाते हैं तो दिखा सकें कि जे हमने ये लाए हैं। अगर वो जाते हैं, अव्वल तो लोग ये कह रहे हैं कि ये कोई नहीं जाएंगे, इनके पास कुछ नहीं है। तो ये है स्टैटिस्टिक्स जो लाएंगे और इनके लोग बैठ के टीवी में कहेंगे और आवाम को कंफ्यूज करेंगे। अब आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं। करंट अकाउंट खसारा, इन्होंने कहा कि जी 19 से 3 पे आ गया। बिल्कुल आ गया, लेकिन इसमें इस हुकूमत का क्या? इस हुकूमत की तो बहुत बड़ा नुकसान है जिसकी बुनियाद पे आया। अब आइए मैं बताता हूं। वजीर आजम आए, बैठे, कहें कि जी 19 से 3 पे आया। मेरा एक ही सवाल होगा, आपके किस अमल की बुनियाद पर, कौन सा अच्छा काम आपने इकोनॉमी में किया है जिसकी बुनियाद पे 19 से 13 आया है? तो वो नहीं बता सकेंगे, मेरा दावा है नहीं बता सकेंगे। लेकिन मैं बता देता हूं कि 4 फैक्टर्स थे जिनकी बुनियाद पे आया है। एक फैक्टर्स है आपका इंटरनेशनल रिसेशन हुई थी पूरी दुनिया में कोविड का, आपका भी पीछे गिरा। दूसरा, आपने इंटरेस्ट रेट जो है वो 13.25 किया, जो दुनिया में नहीं था। दुनिया में 2, 4, 3 था। लोगों ने पैसे वहां से पकड़े 2-4% इंटरेस्ट से और आपके यहाँ लाकर दाखिल कर दिया और आपसे फायदा उठा रहे हैं और बड़ा फायदा उठाया, जिसे हिडन मनी कहते हैं कि जनाब यहाँ से 13% इंटरेस्ट मिल रहा है। जो पैसा दुबई में था उसमें 3% है, तो वो पैसा उठ के यहाँ आ गया और यहाँ पे बहुत माल बनाया गया। और इस इंटरेस्ट पे जिसमें 1.5 स्टेट बैंक काइबो रेट भी शामिल है, तो 15% इंटरेस्ट था। तो इसकी वजह से आपका करंट अकाउंट खसारा गिरा। दूसरा, बाइंग कैपेसिटी लोगों के पास खत्म हो गई थी।
पैसे लोग निकाल ही नहीं रहे थे, आपने उनकी गर्दन पकड़ी हुई थी। तो वो जो 50 करोड़ खर्च करते थे वो 50,000 भी नहीं कर रहे थे, करंट अकाउंट खसारा गिर गया। और सबसे बड़ा करंट अकाउंट खसारा इसलिए गिरा आपके इसमें कि आपने इंपोर्ट गिरा दी। आपके यहाँ कोई प्रोजेक्ट नहीं लग रहा है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है कि आप हैवी मशीन मंगाएं, चीज़ें मंगाएं, दूसरी मंगाएं। दूसरे जो हुकूमतें थी वो मंगाती थी, लगाती थी इन तमाम चीज़ों में। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये 4 चीज़ें थी जिसकी बुनियाद पे करंट अकाउंट खसारा गिर गया, आपने कौन सा कमाल किया। तो इसीलिए ये भी स्टैटिस्टिक्स है और इकोनॉमी है। लोगों के हालात, बिजली का बिल देख लें, गैस का बिल देख लें, आपके कैरोसिन ऑयल देख लें, पेट्रोल की कीमत देख लें, आलू, सब्जी, आपके प्याज, टमाटर, उनके रेट्स देख लें, आप आटा, दाल, चावल, आपके जो मुख्तलिफ चीज़ें, घी, तेल, उनके रेट्स देख लें। और इसी तरीके से आप जो है वो और दूसरे जो फल हैं उनके रेट्स देख लें, मुर्गी, मटन। अगर ये सब के सब 300% से ज़्यादा हुए हैं तो यही तो इकोनॉमी है। इसको कहाँ किया नीचे आपने, किधर खड़ी है आपकी इकोनॉमी। तो ये स्टैटिस्टिक्स था और ये इकोनॉमी है। और बेरोज़गारी देख लें, जो मैंने बताया 35 लाख से उठा के आपने 2.25 करोड़ कर दिए सिर्फ 2-3 साल में। तो इसके ऊपर मैं बाज़ाब्ता इकोनॉमी की एक एक चीज़ बताऊंगा। ये थी चंद बातें। डॉक्टर दानिश को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।